सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज के मैं स्टूडेंट आपको बताने वाला हूँ झारखंड बोर्ड क्लास 10th मैथ का एमसीक्यू सेट 1 का सॉल्यूशन। तो आज मैं बताना हूँ कि सेट 1 का सॉल्यूशन आपको मैं पूरा डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको इसमें कितने मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन है और कितना आपको टाइमिंग है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो मॉडल सेट है वो आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास मॉडल प्रश्न पत्र है इस बार 2022 23 का, और ये सेट नंबर 1 है और ये एमसीक्यू है यानी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्लास 10th सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है। टाइम आपको मिलेगा यहाँ पर 1.5 घंटा और इसमें आपके टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। बात करते हैं कि कुछ बात करते हैं इंस्ट्रक्शन, हमारे निर्देश क्या है कि टोटल आपके इस प्रश्न पत्र में 40 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए अनिवार्य है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक भी दिए जाएंगे, यानी 40 मार्क्स है तो 40 क्वेश्चन भी रहेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से आपको एक सही विकल्प का चयन करना है। अगर आप गलत आंसर दे देते हैं तो इसके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि 144 को 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो क्या करना है आपको, इसको कैसे लिखोगे, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में लिखना है। तो आप क्या करो, 140 को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका भाज्य नंबर कौन होता है, वो 2 होता है, तो 2 से आप इसको डिवाइड करते हैं। 2 से भाग देने पे कितना आएगा, ये 70 बार में। फिर 2 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 35 बार में, है ना। फिर 2 से इसको डिवाइड करना, तो फिर आपको डिवाइड करोगे इसको आप 5 से। जैसे कि अगला 5 नंबर आता है, वो अभाज्य संख्या है। 5 से डिवाइड करोगे इसको आप तो आ जाएगा 7। तो देखोगे कि यहाँ पर जो आपका अभाज्य गुणनखंड है वो कौन कौन हो जाएगा, 2, 2, 5 और 7। तो देखो यहाँ पर आंसर कौन सा है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, वो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, है ना। एकदम ध्यान देखना है, वीडियो को अच्छे समझना है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। कहता है एक धनात्मक संख्या है जो कि 6q प्लस 5 के रूप में लिखा हुआ है। तो कहता है बताओ ये संख्या क्या हो सकती है ना। आपके पास ऑप्शन देखो है कि ये एक सम संख्या होगी, बी ऑप्शन है ये विषम संख्या होगी, सी नंबर है ये एक अपरिमेय संख्या होगी, या डी नंबर कह रहा है ये जीरो होगी। तो हमें देखना है कि हमें पास गिवन क्या है। तो हमें गिवन है 6q+5, ठीक है। 6q+5 कह रहा है ये कैसा नंबर होगा। तो देखो ये तो हो गया, देखो 6q कैसा नंबर है, 6q एक नंबर है आपका, ये एक आपका सम संख्या है ना। ये क्या होगा आपका, एक सम संख्या होगा। क्यों, क्योंकि 6 को आप कैसे लिखते हो, 2 गुना 3 इंटू क्यू लिख सकते हैं। तो तो आप किसी भी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनती है, हमेशा एक सम संख्या बनती है, यानी ये जो 2q एक आपका सम संख्या हो गई। बात करते हैं 5 कैसी संख्या है। तो 5 को हम कह सकते हो 2 गुना 2 प्लस 1, ठीक। इसमें से ये भी क्या संख्या है, एक हो जाएगी सम संख्या, ठीक है। तो ये 6q भी एक सम संख्या है और ये 2 इंटू 2 भी एक सम संख्या है। तो क्या बच गया, 1। 1 कैसी संख्या है, 1 एक हो जाएगा आपका विषम संख्या। तो आप सभी को पता है कि एक किसी सम संख्या को विषम संख्या में जोड़ा जाए तो जो हमें संख्या मिलती है वो हमेशा विषम संख्या ही होती है। जैसे 2 प्लस 1 कितना होता है, 3। चाहे बात करें अब 4 प्लस 3 कितना होता है, 7। तो एक सम संख्या और एक विषम संख्या का सम कितना होता है, उनका जो योग होता है वो हमेशा एक विषम संख्या होता है। इसलिए यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन देखो आपके पास गिवन है कि एक परिमेय संख्या होगी, बी ऑप्शन है ये विषम संख्या होगी, सी आपका ऑप्शन कह रहा है वो एक अपरिमेय संख्या होगी, या ऑप्शन में डी कह रहा है ये आपका एक सम संख्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि ये आगे जो आपके सामने एक संख्या लिखा है, कौन सा संख्या लिखा है, 5 + 2√3, है ना। तो अगर आप यहां पर थोड़ा ध्यान दो तो ये जो 5 + 2√3 है, इसमें 5 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और ये 2 + 2√3 कैसा संख्या है, यानी 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, ये आप सभी को पता है। इसलिए यहां से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए बात समझ आ गई। एक बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कहते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर, यानी हमें दो धनात्मक पूर्णांक गिवन है, दिए हुए हैं, वो ए और बी है। कह रहा है यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर विद्यमान है तो बताओ इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, तो हमें क्या पता है कि अगर कोई संख्या है, मान लो अगर ए है ना,
तो जो a होता है वो किसके इक्वल होता है, वो एक संख्या b गुना भागफल, भागफल अगर मान लो यहाँ q है और शेषफल कितना है r, तो हम किसी a को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, है ना। जहां पर q क्या होता है, यहां पर q को हम बोलते हैं, q हमारा एक भागफल है, ठीक है। और r को क्या बोलते हैं आप लोग, r को बोलते हैं रिमाइंडर, जिसको लोग बोलते हैं शेषफल। तो कह रहा है इस फॉर्म में ही संख्या को हम लिख सकते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो ऐसा ऑप्शन कहां देखने को मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5 पे देखो, तो कह रहा है यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग, है ना, किसी बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा उनका गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है ना, 3 और -2 है, तो बताओ द्विघात बहुपद क्या होगा, यानी उसका इक्वेशन क्या होगा, उस बहुपद का समीकरण क्या होगा, आपको बताना है यहां पर। तो हमें पता है कि जब भी अगर हमें दो, है ना, अगर हम किसी द्विघात बहुपद लिखना है और हमें उसके उस बहुपद के शून्यकों का योग और अगर हमें उनका गुणनफल गिवन है ना, हमें दिया हुआ है, तो उसका इक्वेशन क्या लिखते हैं, उसका इक्वेशन हम लिखते हैं, तो हम समीकरण लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहां क्या लिखते हैं योग, है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं एक्स से, प्लस लिख लेते हैं उनका गुणनफल, है ना। ये होता है इसका फॉर्मूला होता है, आप सभी ने पढ़ा भी होगा ना, गुणनफल होता है। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, फिर लिखा साइन लिखा है माइनस, फिर लिखा है योग, योग कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 3, तो हो जाएगा 3x। फिर कहता है प्लस गुणनफल, गुणनफल कितना है यहाँ पर -2 है, ध्यान देना -2 लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, -2 लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका करेक्ट इक्वेशन, ये हो जाएगा करेक्ट द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ देखने को आपको मिल रहा है, वो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। तो ध्यान से समझ के बाकी सबका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन को ध्यान से समझ के समझना है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं हम, अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में हमें दिया हुआ है, तो कह रहा है बताओ इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, है ना। शून्यकों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो एक बात बता दो यहाँ आपको कि देखना, जब भी ऐसा आपको कोई ग्राफ दिया रहे, यानी कोई आकृति दिया रहे, तो क्या कहते हैं, मैं शून्यकों की संख्या हम कैसे लिखते हैं। तो देखो ये ग्राफ जो है, जो लाइन जा रही है, ये इस एक्स अक्ष को कितनी बार कहां कहां पर क्रॉस कर रहा है, यानी कट कर रहा है, कहां कहां से गुजर रहा है। तो पहला पॉइंट देख लो, मैंने जेड का नया पहला पॉइंट यहां पर क्रॉस कर रहा है, दूसरा पॉइंट यहां पर क्रॉस कर रहा है, और फिर से तीसरा ग्राफ यहां पर क्रॉस कर रहा है। तो कितने पॉइंट पर ये एक्स अक्ष को काट रहा है, कितनी कितने बिंदु पर काट रहा है, 3 बिंदुओं पर काट रहा है ना। और वही 3 बिंदु क्या हो जाएगी, वही 3 बिंदु हो जाएंगी उनके शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां से आपका हो जाएगा 3, है ना। और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां से ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आ गया कैसे करना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिख रहा है बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक होगा, है ना। हमें इसका शून्यक बताना है कि इसके शून्यक कितने होंगे, ठीक है। अब शून्यक निकालना है हमें, तो शून्यक कैसे निकालते हैं, शून्यक निकालने का तरीका क्या होता है। तो हमें देखो क्या गिवन है, 4u² प्लस 8u। तो क्या करो, कुछ नहीं, 4u² प्लस 8u का शून्यक निकालना ना, जीरो निकालना है, तो इसको जीरो से गुना कर लो। दिस इंप्लाइज, और कह सकते हो यहां से आप 4u निकाल लेते, कॉमन है ये बाहर कर लेते हैं, तो यहां बच जाएगा u प्लस 2, है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अर्थात आप लिख सकते हो या तो 4u की वैल्यू 0 है या फिर u प्लस 2 की वैल्यू 0 है, ठीक। यहां से आ जाएगा u की वैल्यू, 4u की वैल्यू 0 है तो u के लिए कितनी आ गई, 0 आ जाएगी। और यहां से आ जाएगा u प्लस 2 की वैल्यू 0 है तो u इक्वल टू हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। तो कह रहा है यहां से कौन कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, 0 और -2। देखते हैं ऑप्शन में कहां कहां पर, तो ऑप्शन ए में 0 मिल जाता है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमें ऑप्शन सी में -2 भी मिल जाता है, मतलब दोनों सही है। फिर आगे बढ़ो तो देखो आपको मिलता है ऑप्शन में डी, कह रहा है ए और सी दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए तथा बी तथा ए तथा सी दोनों सही है ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि u की वैल्यू दोनों आई है, 0 भी आई है और -2 भी आई है, इसलिए बात समझ आ गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 की, है ना। कह रहा है हमें रैखिक समीकरण की युग्म गिवन है, ठीक है। एक हमें गिवन a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू c1 इक्वल टू 0, एक हमें ये युग्म गिवन है,
इक्वेशन समीकरण गिवन है। दूसरा रैखिक समीकरण हमें गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कह रहा है अगर, क्या बताओ, कह रहा है a1 बाई a2 और b1 बाई b2 अगर ये इक्वल है c1 बाई c2 के, है ना। मैं कहां लिखा हूं, मैंने क्वेश्चन में लिखा है, देखो यहाँ क्वेश्चन लिख के रखा है कि a1 बाई बी a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 है। तो बताओ इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यानी अगर ये कंडीशंस अगर कहीं लिखी होती है, ऐसी चीजें होती है, तो ऐसे इनका हल क्या होता है। तो ऐसे समीकरण का जो हल होता है उनका कितना होता है, उनके अनेक हल होते हैं, है ना। कितने हल होते हैं, उनके अनेक हल होते हैं। जैसे हमें ऑप्शन किया था अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल, है ना। अनेक हल जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट, बहुत सारे, कोई हल नहीं होगा। और ऑप्शन डी लिखा है दो हल होगा। ठीक है, तो यहां से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अनेक हल होगा। मतलब यहां से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये एकदम आपको याद रखना है अच्छे से। बाकी आपको जैसे आगे के मॉडल पेपर आते जाएंगे, सेट नंबर 2 3 जो भी आते जाएगा, आपको उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है क्या समीकरण, है ना, हमें कह रहा है समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, और एक हमें समीकरण गिवन है 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 के निरूपित संख्याएं क्या है, संपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेदी है या लंबवत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें इक्वेशन गिवन है 6x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो वहां से हम लिख लेते हैं a1 की वैल्यू कितनी है 6। तो हम लिखते हैं a1 बाई a2, हमें फॉर्मूला पता है कि a1 बाई a2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, है ना। ये हो गया 6 और a2 कितना हो जाएगा 3, 6 डिवाइड बाई 3 निकाल लेते हैं। फिर हम b1 बाई b2 भी निकाल के देखते हैं कितनी आ रही है। तो b1 की वैल्यू हो जाएगी -2, ठीक है, और b2 की वैल्यू हो जाएगी यहां से -1। ठीक है, अब हम c1 बाई c2 की वैल्यू निकालते हैं कितनी आ रही है। तो c1 की वैल्यू देखो हो जाएगी 9 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 12। और सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, माइनस से माइनस साइन कैंसिल होगा, ये भी वैल्यू आ जाएगी 2। और इसे कैंसिल करते हो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना आ गया 3/4। यहां से हमें देखने को क्या मिल रहा है, देखो यहां से, तो यहां से हमें देखने को मिल रहा है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 2 2 आ गई, तो ये तो इक्वल है। लेकिन ये किसके इक्वल नहीं है, c1 बाई c2 के, क्योंकि c1 बाई c2 कितना आ गया है 3/4, है ना। तो ये दोनों तो इक्वल है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, लेकिन ये इक्वल नहीं है, किसके बराबर नहीं है, c1 बाई c2 के। तो ऐसी संख्या को ऐसे, यानी ऐसे जो इक्वेशन होते हैं, समीकरण होते हैं, उनसे ऐसे समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी ऐसे जो हम लाइन जो निरूपित रेखाएं खींचेंगे, वो संख्या, वो रेखाएं कैसी होंगी, वैसी रेखाएं समांतर रेखाएं होती है ना। ये आपको पता है आपको कि ऐसी कंडीशन होती है, उसमें क्या होती है, वो रेखाएं समांतर हो जाती है। बात समझ आ गया। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 6 गिवन है और x माइनस वाई इक्वल टू 2 गिवन है। तो कह रहा है बताओ इसका हल क्या होगा। ठीक, तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ पर कर दे रहा हूँ ऊपर, है ना। तो क्या करते हैं, हमें x प्लस वाई इक्वल टू 6 गिवन है और x माइनस वाई की वैल्यू 2 गिवन है। क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर ये दोनों कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, इक्वल टू 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/2 करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 चौके 8, कितना आ जाएगा 4, x की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब इस x की वैल्यू जल्दी से इंप्लाइज कि हमारा जो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब देखोगे तो ऑप्शन आपको ए भी मिल सकता है 4 3 और 4 2 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब क्या करते हैं, इस 4 की वैल्यू यहाँ पहले वाले में पुट करते हैं। तो x की वैल्यू पुट करते हैं 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, 4 को ले जाओ दाएं साइड तो हो जाएगा -4, कितना आएगा y की वैल्यू 2 आ गई। तो कितनी कितनी वैल्यू आ गई देख लो यहाँ से, है ना। यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, तो यहाँ से 4 और 2, देखो करेक्ट ऑप्शन कहाँ पर है, तो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी 4-2। बात समझ आ गई। ये क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने को देखने को मिल रहे हैं के मॉडल पेपर में। ठीक है, और डिटेल सोल्यूशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, सोल्यूशन आपको ऐसे ही करते चले जाना है। ठीक है, मैं सब बता दे रहा हूँ किसका सोल्यूशन कहाँ पर है, वो भी मैंने एरो मार्क बना दिया यहाँ पर। ठीक है, बात समझ आ गई।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, इसमें से कौन सा एक समीकरण जो कि एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है जिसमें x का घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इन सभी ऑप्शन में से देखोगे तो अगर आप a को देखोगे ना, इस a को देखना, तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7, है ना। यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी एक्स का पावर का घात अब 2 नहीं रहा। अगर घात अगर 2 नहीं रहा तो ये तो नहीं होगा। ठीक, वैसे ही आप इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है? वर्ग कितना होता है? x प्लस 1 का वर्ग होता है, तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो एक्स स्क्वायर यहां से भी कैंसिल आउट हो गया, यानी वर्ग गायब हो गया, तो ये भी अब द्विघात नहीं रहा, क्योंकि द्विघात में घात 2 होना चाहिए, एक्स का घात 2 होना चाहिए, यहां भी नहीं रहा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 6। ठीक है, चलो 2x से 2x कैंसिल हो गया, लेकिन यहां पर ध्यान दोगे तो हमारे पास x का घात 2 बच जा रहा है, यानी ये ऑप्शन हमारे पास सही है ना, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, है ना। और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा सी। आप चाहे तो ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा, है ना। तो डी को भी चलो हम चेक करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। देखो यहां से भी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो x का घात 2 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा करेक्ट? सी हो जाएगा। टी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कहता है क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के मूलों की प्रकृति क्या है? इसके मूल की जो प्रकृति है वो क्या होगा, इनके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? ऑप्शन देख सकते हो, लिखा है ऑप्शन में कि वास्तविक तथा असमान होंगे, और ऑप्शन बी में कह रहा है हमारा कि ये वास्तविक तथा समान है, और ऑप्शन सी कहता है नहीं ये समान है, और ऑप्शन डी कहता है कि ये वास्तविक है ही नहीं। तो हमें क्या निकालना पड़ता है? हमें निकालते हैं उसका पहले विविक्त कर निकालते हैं, यानी हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखते हैं कितना होगा। ठीक है, तो बी निकालते हैं, बी के लिए कितनी यहाँ पर? चलो देखो बी की वैल्यू कितनी यहाँ पर? बी की वैल्यू यहाँ पर x है ना, तो x के पहले क्या लिखा है? 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? तो देखो x के बगल में क्या लिखा हुआ है? 1, तो 1 हो गया इंटू सी। सी की वैल्यू कितनी है? तो देखो सी की वैल्यू पूरी होती है, कितनी है ये? -1, तो लिखोगे -1। कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये -4 और -1 कितना हो जाएगा? +4, मल्टीप्लाई करने पर ना, गुना करने पर कितना आ गया? 5 आ गया। ये 5 कैसा नंबर है? 5 से 0 से 5 नंबर, जो 5 नंबर आया ये 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा होता है तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? यानी जिसका विविक्तीकरण अगर 5 से 0 से बड़ा आ जाए, ना 0 से बड़ा हो, तो ऐसे द्विघात समीकरण के जो मूलों की प्रकृति होती है वो क्या होती है? वो होती है हमारी वास्तविक होती है तथा असमान होती है ना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां से करेक्ट। क्या हो जाएगा? वास्तविक तथा असमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा ए। चलो बात करते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। लिख रहा है कि एक हमें समीकरण गिवन है, समीकरण हमें क्या गिवन है भी देख लेते हैं। तो कह रहा है समीकरण गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमें गिवन है। तो इसके दो, ध्यान रखना है क्या लिखा हुआ है, दो भिन्न तथा वास्तविक मूल हमें, है ना, वो भिन्न भी होने चाहिए और वास्तविक भी होने चाहिए। तो भिन्न और वास्तविक होते हैं, ऐसा कब होता है? जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। और दिस इंप्लाइज डी की वैल्यू कितनी होती है? डी को हम लिखते हैं, अभी मैंने ऊपर लिखा था इक्वेशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, है ना, तभी तो होता है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो देखो ऐसा ऑप्शन आपको देखने को कहाँ मिल रहा है? तो ये ऑप्शन देखो आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बात समझ आ गई? चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। लिख रहा है कि द्विघात समीकरण है, कह रहा है इसके विविक्तकर क्या होंगे। ठीक है, 14 में कह रहा है इसके विविक्तकर क्या होंगे। चलो निकालते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको।
तो हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी का फॉर्मूला क्या था, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें ये डी निकालनी, व्यक्त कर निकालना है। तो बी के लिए कितनी हो जाएगी, यहाँ देखो ये हो गई यहाँ पर -1। तो -1 का कर लेंगे हम यहाँ से स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या लिखोगे, तो ए की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1, और बी सी के लिए कितनी है, यहाँ पर है 3, दिख रहा है। तो -1 का इस वर्क करने पर होता है 1, -4 इंटू 3 कितना होता है 12। कितना आ गया 1 माइनस 12 प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा 12 माइनस 1 हो जाएगा 11, और साइन बड़े का, यानी बड़ा कौन नंबर है यहाँ पर 12, 12 का पहले क्या साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस साइन। तो डी के लिए कितनी आ गई -11। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से डी। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 कह रहा है कि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी वाले एपी का एनवा पद का फॉर्मूला क्या होगा। तो पता है, बड़ा इजी फॉर्मूला है, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू क्या लिखता है, जल्दी बताओ, ए पहला पद प्लस संख्या n -1 इंटू सार्वंतर, यही तो फॉर्मूला होता है। अब देखो ऐसा फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। आपको बात समझ आ गई कितना करना है इसमें, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक, चलो बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 जो भी आपका, ये भी आपका समांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन है, यानी एपी का क्वेश्चन है ना। समांतर श्रेणी एपी बोलते हैं इसको हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, देखो यहाँ पर कह रहा है हमें एक एपी गिवन है ना, का इसका प्रथम पद कितना है 10, जो लिख लेते हैं यहाँ से, इसका प्रथम पद हमें गिवन है 10। इसका सारवंतर कितना है, तो सारवंतर देख लेते हैं डी। तो कितना लिखेंगे, दूसरा पद है 7 माइनस पहला पद है 10, कितना आ जाएगा, ये हो गया -3। तो कह रहा है इसका तीसरा पद क्या होगा, तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वही A30। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट कर दो। तो पहला पद हो गया हमारे पास 10 प्लस कौन सा पद पूछा, तीसरा पद, तो लिखेंगे 30 -1 इंटू डी। ध्यान देना डी की कितनी है यहाँ पर, सार्वंतर कितना है -3 है। ठीक है, चलो यहाँ पर रख के सॉल्व करते हैं, इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 10, और ये हो जाएगा +29 गुना -3, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 -87 आ जाएगा, और यहाँ से आंसर आ जाएगा -77। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आ रहा है -27। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में है ना, ध्यान से करना, कहीं प्लस वाला गलती से मत कर देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा, है ना, बी में गलती से टिक मत कर देना कभी भी। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबका सॉल्यूशन भी डिटेल सॉल्यूशन में बता दे रहा हूँ, आपको ऐसे ही समझ के लिखना है ना, सॉल्व करना है, आपको रफ वर्क में करना है, क्योंकि आपको एमआर सीट जाएगी। और याद रखना, ओ एमआर सीट पे कोई भी रफ वर्क नहीं करना है, कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ अपना नाम, है ना, बाकी रोल नंबर रोल कोड लिखना है, जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो लिखना है, और बाकी ओमआर सीट को फिल करना है। ओमआर सीट कैसे फिल करते हैं ये भी आपको हम बता देंगे कि कैसे ओमआर सीट को आपको भरा जाता है ना, उससे कोई गलती मत करना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो कह रहा है हमें यहाँ तक फिर से हमें एक एपी गिवन है, एक हमें समांतर श्रेणी का क्रम गिवन है। तो कह रहा है बता इसका कौन सा पद 78 है ना, कौन सा पद 78 होगा। तो देख लेते हैं, फिर से हमें क्या करेंगे, फिर से हम वही काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ से पहला पद निकाल लेंगे, पहला पद 3 हो गया। ठीक है, सार्वंतर निकालना डी, तो क्या करेंगे, दूसरा पद कितना है 8 है, माइनस पहला पद 3 है, कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू 5 आ गई। तो कह रहा है इसका बताओ कौन सा पद 78 है। तो मालूम हुआ एन हमें गिवन है 78, फिर से हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सेम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ये हमें गिवन है 78 है ना, कितना पदवा नहीं पता ये, लेकिन इसकी वैल्यू 78 है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, प्लस कौन सा पद है हमें वो एन फाइंड आउट कर पता करना है, तो लिख लेंगे n -1 इंटू डी की वैल्यू 5। अब करना क्या है, बस सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व करते हैं चलो। तो हो जाएगा 78 इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू एन हो जाएगा 5n, और 5 इंटू -1 हो जाएगा -5। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 5n की वैल्यू दिखाना, इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करना, ये 80 आ जाएगा, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 16, है ना, कितना आ जाएगा 16। तो n की कितनी आ गई, 16 आ गई। तो यहाँ से देखो कौन सा पदवा होगा, ये 78, 78वां ये 16वां पद होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका, यहाँ से हो जाएगा बी। बात समझ आ गई कैसे आ रही है, चीजों को कैसे समझ के लिखते भी जाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला क्वेश्चन है। कह रहा है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, बता दो, है ना। जो दो त्रिभुज है जो समरूप है, समरूप मतलब क्या होता है, जो आकार में बस छोटे बड़े हो, है ना, कोई बोलते जूम कर देना, किसी चीज को जूम, है ना, किसी आप फोटो को जूम करते हो तो साइज बड़ी हो जाती है।
तो ऐसा एक त्रिभुज, इसको आप जूम कर दो तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समरूप त्रिभुज बोलते हैं। तो क्या पता इनकी संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, समानुपाती होती है, समांतर होती है, लंबवत होती है। जल्दी बताओ, तो क्या होती है? संगत समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हमेशा समानुपाती होती हैं। याद रखना क्या होती है? समानुपाती। का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसी पे अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है हमें। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में है, तो बताओ इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? है ना, हमें त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात गिवन है, तो कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ना, यानी एरिया, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल, एरिया, वो उनका जो अनुपात होता है A1/A2। मान लो इनका क्षेत्रफल है, A1 पहले का क्षेत्रफल, A1 होगा दूसरे का क्षेत्रफल। ये होता है पहले की भुजा, यानी भुजा को हम लिख लेते हैं, मान लो यहाँ से आप लिख लो तो D, है ना, पहले का भुजा D1 है, दूसरे का भुजा D2 है। तो भुजाओं के वर्ग के इक्वल होता है उनके क्षेत्रफल का रेस का अनुपात। तो भुजाओं का अनुपात कितना है? 4:9। तो क्या करोगे? भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इसका स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा? यानी वर्ग कर लो, कितना आ जाएगा? 16/9। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? 16:9 हो जाएगा। यहाँ से 9 ने 81 हो जाएगा। 9 का वर्ग कितना होता है? 9 का वर्ग होता है 81, यानी 81। तो 16:81 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यहाँ से सही। बात समझ आ रही है? ऐसे करके आपको आंसर को सॉल्व करना है एग्जाम में, है ना। तो जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो आई थिंक पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा बोर्ड एग्जाम सामने है, तो बड़ा डर भी लगता है, और भी एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, तो उनके लिए बहुत टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जैसा मैं बताता चला जा रहा हूँ वैसे ही आपको समझ समझ के अपने कॉपी पे सॉल्व करना है ना, देखना नहीं है। सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, आपको कॉपी पे सॉल्व करना अपने, तभी आप कर पाओगे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कह रहा है ए बी से एक त्रिभुज है जिसमें ए बी की वैल्यू गिवन है 6√3 सेंटीमीटर, ए सी गिवन है 12 सेंटीमीटर और बी सी गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो बताओ बी कोण कितना का होगा? ठीक, अब हमें बनाना पड़ेगा, कैसे करेंगे? तो देखो ए बी गिवन है, तो पहले हम ए बी का स्क्वायर कर लेते हैं। तो ए बी का स्क्वायर कितना होगा? 6√3 का स्क्वायर कर लो, है ना। इसका स्क्वायर करना कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 216, है ना। 6 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? तो 6√3 का स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 36 गुना 3 कितना होता है? तो 36 गुना 3 हो जाता है आपका 108, है ना। सॉरी, कितना हो जाता है? ये हो जाएगा आपका 108। चलिए हो गया, 108 आ गया। ठीक, चलो बात करते हैं, अब निकालते हैं एसी का, करते हैं स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर मैंने किया, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। ठीक, अब क्या करते हैं हम एक बार बीसी का स्क्वायर कर लेते हैं। तो बीसी का स्क्वायर करते हैं, तो बी की वैल्यू 6 है, 6 स्क्वायर करोगे आ जाएगा 36। ठीक है, अब यहां ध्यान दोगे तो अगर 108 और 36 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 144 आ जाता है। दैट मीन्स कि जो हमारा ए सी का स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कौन सा थ्योरम है ये? प्रमेय है, ये पाइथागोरस का प्रमेय है। अर्थात कि यहां पर जो त्रिभुज बन रहा होगा कुछ ऐसा होगा, है ना, ए बी सी। तभी ए सी का जो स्क्वायर है, कर्ण का जो वर्ग है, वो कर्ण का वर्ग किसके इक्वल होता है? लंबवत का वर्ग और आधार के वर्ग के इक्वल होता है। तो उस केस में बी कितना होता है? बी की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होती है, यानी एंगल कितना होता है उसमें? बी की वैल्यू 90 डिग्री होती है। हमसे पूछा भी एंगल बी कितने का होगा, तो एंगल बी कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। चलो बात करते हैं क्वेश्चन पे हम 21 की। कह रहा है मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या होता है? इसको बोलते हैं ओरिजिन। और यहाँ का कितना होता है? एक्स और वाई बिंदु कितना होता है? 0,0 होता है। तो कह रहे से पी बिंदु की दूरी कितनी है? ठीक है, हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये दूरी निकालने का फॉर्मूला होगा 3 - 0 का वर्ग प्लस 4 - 0 का वर्ग। फॉर्मूला याद है ना? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 का होल स्क्वायर। करोगे ये कितना आ जाएगा? 3 - 0 हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ पर 4 - 0 हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 और 9 होता है 25, और वर्ग वर्ग वर्गमूल कितना होता है 25 का? वो होता है 5। तो कितना आ गई दूरी? दूरी आ गई आपके यहाँ से 5, यानी 5 माह तक दूरी होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। 5 माह तक दूरी हो जाएगी इसकी। ठीक, चलो। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है
कि बिंदुओं 2, 5 और 4, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु कितना होगा, है ना, हमें इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो x1 हो गया 2 और x2 हो गया 4। तो क्या लिखोगे, 2 प्लस 4/2 कितना आ गया, 4×2 6, 6/2 कितना होता है, 6/2 होता है 3। ठीक, अब निकालते हैं यहाँ से y की वैल्यू। y की कैसे निकालेंगे, तो 5 + 7, है ना, y1 + y2 हो गया 5 + 7 डिवाइड बाई 2। 7 5 होता है 12, 12 का आधा कितना होता है, 12 का आधा होता है 6। तो क्या क्या आ गया हमारे पास ऑप्शन, एक 3 आ जाएगा और एक 6 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 6 देखो कहाँ है, 3 6 3 6 आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन त्रिकोणमिति का भी सॉल्व कर लेंगे, वो तो बड़ी बात तो है नहीं हमारे लिए। कह रहा है कि 2 sin a इक्वल टू sin 2a है, तो बताओ a का मान कितना होगा, है ना। देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, मुझे लगता है 10th बोर्ड में शायद आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। पढ़ा होगा तो आसान है, नहीं पढ़ा है तो फिर आपके लिए मुश्किल है ना। करना क्या है, देखो हमें गिवन 2 sin a इक्वल टू sin 2a। देखो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। चलो हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हो कि 2 से 2 कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कितना बच गया 1 टाइम्स में, तो यहां से आ जाएगा कॉस ए की वैल्यू हो गई 1। बताओ किस एंगल के लिए, ए की किस कोण के लिए कॉस ए की वैल्यू 1 होती है, तो हमें पता है कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो दिस इम्प्लाइज, यानी कह सकते हो यहाँ से ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ 0 के इक्वल है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट। ठीक है, बात समझ आ रही है, मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूला को देख के समझ के सॉल्व करना है आपको। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखता है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान कितना होगा। तो हमें तो 48 डिग्री और 42 डिग्री का मान तो पता नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है, कुछ और पता है। हमें क्या था, जैसे कि इस cos 48 को हम क्या लिख सकते हैं, इस cos 48 लिख सकते हैं साइन, है ना, 90 माइनस cos थीटा का लोग क्या होता है 90 माइनस थीटा, तो लिख सकते हो cos 90 माइनस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। इक्वल टू लिखते हैं। अब बताओ साइन 90 माइनस 48 कितना होता है, ये होता है आपका साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री पहले से है। दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे को सेम सेम है तो कैंसिल आउट, माइनस है तो कैंसिल आउट, कितना बच गया 0। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ से हो जाता है करेक्ट। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 25 की, यानी क्वेश्चन 25 की बात करते हैं। लिखता है हमें साइन ए की वैल्यू 3/5 गिवन है, तो बताओ कॉस ए का मान कितना होगा, है ना। तो करना क्या है, देखो हमें हमें कुछ ऐसे बनाना है। ठीक है, तो हमें गिवन है साइन ए का मान, ना यह मान लो अगर ये हमारा एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो साइन ए का मान कितना गिवन है 3/5, तो हम लिख लेते हैं यहाँ से साइन ए का मान है 3/5। 3/5 क्या होता है ना, ये होता है हमारा P होता है और ये होता है हमारा H। तो यानी 3 हमें कौन गिवन है, 3 है, जो 3 हमें गिवन है वो हमें ये गिवन है। ठीक, और ये हमें 5 गिवन है। तो पाइथागोरस थ्योरम से बता दो ए बी की कितनी आ जाएगी 4, है ना। पाइथागोरस थ्योरम यूज करना, पाइथागोरस थ्योरम से बी कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी 4। ठीक, 4 आ जाएगा। ठीक, अब हमसे पूछा बताओ कि कॉस ए का मान कितना होगा। तो कॉस ए का मान कितना होता है, कॉस ए का मान होता है आधार बटा कर। ठीक है, तो आधार हो जाएगा 4 और कर्ण के लिए कितनी है 5, कितने हो जाएगा 4/5 हो जाएगी यहाँ से। तो करेक्ट ऑप्शन देखो कहाँ पर है, 25 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, और ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 26 की। ठीक है, देखो क्वेश्चन 26 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन 26 कहता है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है ना। तो ऊर्ध्वाधर खड़ी है कैसे, ऐसे, ये हो गया हमारी मीनार। ठीक है, बना लिया मैंने ये मीनार।
धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। तो एक धरती पर एक बिंदु है जो इस मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ी है? 15 मीटर की दूरी पर खड़ी है। कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। यानी इस धरती पर एक बिंदु से मीनार के शिखर, शिखर पॉइंट ये हो गया, शिखर सबसे ऊंचा पॉइंट का उन्नयन कोण कितना गिवन है? हमें 60 डिग्री गिवन है। तो कह रहा बताओ मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो चलो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h है। तो यहां से अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो हमें क्या नजर आ रहा है कि हमें गिवन है आधार, आधार हमें कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर, है ना, ये हमें आधार गिवन है। और हमें गिवन कितनी है? हमें गिवन उसकी लंबवत ऊंचाई गिवन कितनी? h। तो यहाँ से हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं tan 60 का। तो tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा? h/15। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है कितनी? √3। तो यहाँ सॉल्व करें तो √3 की वैल्यू हो जाएगी h/15। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15√3 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा उस मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? 15 रूट, है ना, कितना हो गया? 15√3 मीटर हो जाएगी मीनार की ऊंचाई। तो करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। कितना हो जाएगा? 15√3। ठीक है, चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। लिख रहा है पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है। ठीक है, तो बनाते पी क्यू आर ऐसे। तो लिखते हमने पी क्यू आर। तो कह रहा है ये क्यू समकोण डिग्री है। पी क्यू की वैल्यू गिवन है वो हमें 3 सेंटीमीटर कह रहा है। पी क्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। और पी आर की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। पी आर ये हो जाएगा, ये हमारा गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बताओ क्यू पी आर की मान कितना होगा, है ना, क्यू पी आर यानी हमें क्यू इस एंगल का मान बताना है कितना होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, तो क्या यहाँ पर हमें आधार गिवन है और कर्ण गिवन है? तो फॉर्मूला क्या होता है? कॉस पी का मान कितना हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। तो आधार हो जाएगा यहाँ पर 3 और कर्ण की वैल्यू 6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना आ गया? 1/2। अब बताओ कॉस पी की वैल्यू अगर 1/2 है तो किस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू 1/2 आती है? तुम्हें पता है कि ये कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ से इस पी की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई? तो यहाँ से ये जो पी की वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री के, है ना। पी का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट। और आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 60 डिग्री। बात समझ आ गया यहाँ पर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 28 की। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है कैसे करना है एग्जाम में। ठीक है, चलो बात करें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो इसलिए क्या करो, पहले एक वृत्त बना लो। चलो ये एक हमारा बन गया वृत्त। कह रहा है इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो देखो इस पॉइंट को चूज करो। तो यहां पर मैंने एक ड्रॉ कर लिया स्पर्श रेखा। इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा भी बना सकते हैं। इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा मैंने और बना ली। इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा मैंने और बना ली। तो कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं? देखो तो मैं हर पॉइंट पर स्पर्श रेखा बना सकता हूं। कितनी बन सकती हैं? अनंत, है ना। कितनी स्पर्श रेखा बन सकती है? अनंत बन सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29 की। लिखा है 29 में कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ का मान 12 सेंटीमीटर है। तो बताओ PQ की लंबाई कितनी है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं अच्छे से। पहले आपको आई थिंक मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ आ नहीं रहा है कि क्वेश्चन करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी ग्राफ यानी कोई डायग्राम दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो करते पहले आते हैं। सबसे पहले बनाते हैं एक, मैंने बना लिया मैंने एक सर्कल, है ना। एक क्वेश्चन 15 की बात कर रहा है। तो कह रहा है इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो चलो मैंने एक बना दिया, केंद्र O हो गया और ये P पॉइंट पर स्पर्श रेखा है, कोई स्पर्श रेखा। चलो स्पर्श रेखा मैंने बना लिया ऐसे। ठीक, और ये 5 सेंटीमीटर मुझे गिवन है। ठीक, कह रहा है कि स्पर्श रेखा PQ होगा, ये हो गया स्पर्श रेखा। ठीक है, कह रहा केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। तो कह रहा है कि इस केंद्र से जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार से मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से मिलती है। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं हम।
ना। तो हमें बनाना सबसे पहले स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा ऐसे बनेगी, स्पर्श रेखा ऐसे हो गई, ठीक। कह रहा है कि इस ओ से जाने वाली एक रेखा क्यू पर इस प्रकार से मिलती है ना, कि ओ क्यू की लंबाई कितनी हो जा रही है 12 सेंटीमीटर, ये हो गई 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बताओ इस पी क्यू की लंबाई कितनी है। तो हमें पता है कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना बनता है हमेशा, 90 डिग्री। तो यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, पी क्यू। तो पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला क्या होगा, 12 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इक्वल टू 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 144 माइनस 25, घटाओ तो घटाने पर आ जाएगा 119 सेंटीमीटर। तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू 119, तो पी क्यू के लिए कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। तो देखो करेक्ट ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पर हमारे पास पी क्यू की वैल्यू आ गई कितनी, 119 सेंटीमीटर। कहाँ पर है ऑप्शन, ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी। चलो बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की। देखो ये लास्ट वाले क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि इसमें डायग्राम नहीं गिवन है ना, तो डायग्राम समझ के बनाना है कैसे बनाएंगे। चलो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की। लिख रहा है टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि पी ओ क्यू की वैल्यू 110 डिग्री है। तो बताओ पी टी क्यू का मान कितने इक्वल होगा। तो कह रहा है ये मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, इस पर टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखा है। तो एक पॉइंट हो गया पी, एक पॉइंट हो गया क्यू। तो स्पर्श मैंने एक रेखा स्पर्श रेखा ऐसे खींची और स्पर्श रेखा मैंने क्यू पर खींची। दोनों कहां पर मिल रहे हैं, दोनों मालूम मिल रहे हैं पॉइंट टी पर, ठीक। तो कह रहा है ये मान लो इसका केंद्र ओ हो गया, तो पी को ओ पे ज्वाइंट कर दिया, क्यू पे भी ज्वाइंट कर दिया, ये पॉइंट हो गया ओ। तो कह रहा है बताओ अगर पी ओ क्यू की वैल्यू यानी अगर ये एंगल हमें कितना गिवन है 110 डिग्री, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ पी ओ क्यू का मान कितना होगा, यानी ये एंगल जो मैंने बनाया है नारंगी कलर का ऑरेंज कलर का, बताओ इसका मान कितना है। तो हमें पता है कि आमने सामने वाले कोण का योग कितना होता है, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ क्यू है ना, यानी एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। तो हमें सॉरी हमें गिवन है, हमें जो एंगल गिवन है वो हमें गिवन है 110 डिग्री यहाँ का। चलो हमें केंद्र वाला कोण गिवन है 110 डिग्री, है ना। और हमसे ये वाला कोण पूछा गया कितने का होगा। तो इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू कितना होता है, ये 180 डिग्री होती है, ठीक है। पी ओ क्यू के लिए 110 डिग्री गिवन है प्लस पी टी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से पी टी क्यू के लिए कितनी आ जाएगी, एंगल पी टी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी 70 डिग्री, ठीक। कितना हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन में हो जाएगा बी 70 डिग्री, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 31 की। बस 10 क्वेश्चन और बचा है, 10 क्वेश्चन के बाद हमारा जल्दी से क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा सारा कंप्लीट। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, कह रहा है 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर यानी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा गिवन हमें 60 डिग्री, तो 60 बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, लिखोगे 14 गुना 14। तो ये हो जाएगा 60 से 360 6 बार में कट गया, 7 दूना 14 हो गया, है ना, और 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो हो जाएगा कितना 22 गुने 14/3, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा 22 गुना 14/3, ठीक है। सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू होती है सॉल्व करने पर 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन होगा यहाँ पर देखो करेक्ट, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन 32। देखो क्वेश्चन 32 क्या है, 31 का ही क्वेश्चन तो ये 32 है। उसने पूछा बताओ आर त्रिज्या वाले
उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है, बताओ कौन होगा। तो मैंने अभी बताया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो पूछा उसने बार बार। तो फॉर्मूला कितना होता है, हमें पता है कि एंगल थीटा के लिए क्या गिवन है, पी गिवन है, तो p बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो बताओ कहाँ गिवन है ये, तो देखो ये ऑप्शन नंबर डी में गिवन है ना, पाई स्क्वायर इंटू पी बाई 360 डिग्री। कहाँ मिल गया, ऑप्शन नंबर डी में। तो देखो जिसने अगर चालाकी करोगे तो उनको दिखेगा कि 32 में ही फॉर्मूला यूज करना है, किसमें 31 में। ठीक है, चलो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की। कह रहा है दो वृत्त की त्रिज्या कम से कम 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो बताओ उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों, है ना, इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो दोनों वृत्त का जो परिधि है ना, दोनों का योग करने पर एक बड़ा, उसके परिधि से एक हम बड़ा वृत्त बना सकते हैं। तो कह रहा है बताओ उस बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर कितना है, हमारा लिख लिया 19। दूसरा वृत्त है, उसका भी परिधि कितना होगा, 2 पाई आर गुने त्रिज्या कितनी है 9, इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, और जो नया त्रिज्या बनेगा, जो नया वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या मान लो हो जाती है आर। तो इन दोनों का जो परिधि का योग है वो बड़े वाले वृत्त की परिधि के इक्वल है। तो देखोगे यहाँ से 2 पाई सभी में कॉमन ले इधर, तो क्या बन जाएगा 19 प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई गुने आर। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, कितनी आ गई आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू जगह 19 प्लस 9 कितना होता है, 19 प्लस 9 होता है हमारा 28, 28 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर की वैल्यू 28 सेंटीमीटर, है ना। और करेक्ट ऑप्शन क्या है, देखो वो आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। लिखा है सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो एक कमरा आपका घर में, जो आप जिस कमरे में बैठे हैं उसका किस, उसका देखने में कैसा लगता है, एक घनाभ की आकृति का होता है ना। एक घनाभ की आकृति जिसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड बोलते हैं ना, घनाभ की आकृति का होता है। एक घनाभ में सबसे बड़ा एक हमें बांस रखना है, तो बांस को कैसे रखोगे हमेशा, इस कोण से इस कोण तक, है ना, ऐसे रखोगे बांस। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कर्ण होता है ना, ये क्या होता है हमारा कर्ण बोलते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, √L² प्लस B² प्लस H²। तो बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। एल की वैल्यू हो जाएगी 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा पूरा सॉल्व करना, तो ये वैल्यू हो जाएगी 144 प्लस 81 प्लस 64। पूरा सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4 4 8 एक 9 हो जाएगा, 4 14 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 289, और √289 होता है 17 का स्क्वायर, 17 मीटर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन। कितना आ जाएगा 17 मीटर हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन। और ये ऑप्शन आपको देखो कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा हमारा 17 मीटर। बात समझ आ गई कैसे हम निकालते हैं, लंबाई कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगी लंबाई हो गई बांस की, कितनी आ गई 17 मीटर। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। बस 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन और बचे हैं, बाकी चैप्टर फिर हमारा कंप्लीट हो जाता है। कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या, एक शंकु की ऊंचाई गिवन है कितनी है, 12 सेंटीमीटर गिवन है, और इसके आधार का व्यास गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो बताओ शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। तो समझो एक शंकु इस टाइप का होगा, है ना, इसे हम बोलते हैं शंकु है। तो कह रहा है इस शंकु का ऊंचाई कितनी गिवन है, ऊंचाई देखो हमें कह रहा है गिवन है वो 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसका व्यास कितना है, व्यास देखो व्यास कह रहा है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना गिवन हमें 5 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी त्रिज्या, ध्यान से देना, त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई ये एल कितना होगा। तो एल इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला, √H² प्लस R²। रख के सॉल्व कर लेते हैं, तो H हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस R हो गया 5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 प्लस 25, ये आ जाएगा 169। 169 होता है 13, यानी 13 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, यहां से देखो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, है ना। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर।
ठीक है, चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अगला हमारा 36 नंबर बात करते हैं। तो 36 का हम लिखते हैं आंसर। कह रहा है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। यानी एक मिट्टी से मैंने एक शंकु बनाया है, उस शंकु का ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है बताओ, इसी एक बच्चे ने इस शंकु को से क्या बना दिया, उसको एक गोले बना दिया है ना, उसको उसने उसने अ, उसको उसने मोल्ड करके उसने मोल्ड करके उसने क्या बना दिया, एक गोला बना दिया। तो बताओ अब जो उस शंकु से जो गोला बन जाएगा है ना मोड़ने के बाद उस मिट्टी से, तो कह रहा उस गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो याद रखना कि जब भी हम एक आकार से दूसरे आकार में परिवर्तित करते हैं तो कौन सी चीज है जो कभी बदलती नहीं है, आयतन कभी नहीं बदलती है। याद है, आयतन कभी भी नहीं बदलता है, यानी दोनों का आयतन सेम होगा। तो आयतन बात करते हैं तो शंकु का आयतन कितना होता है, तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू गोले का आयतन कितना होता है 4/3 इंटू पाई। और अच्छा आर अलग हो जाएगा ना, दोनों का त्रिज्या अलग होगी तो पाई आर क्यू। तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई मरा, कितना बच गया आर स्क्वायर एच। तो अब रखते हैं आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितनी है, आर है हमारा 6, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 6 × 6। एच कितना है 24 इक्वल टू 4 इंटू गोले का त्रिज्या हो गया आर क्यूब। तो यहां से आर क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 6 इंटू 24/4। तो 4 × 4 4 छक 24। तो आर के लिए कितनी आ गई, आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 6 × 6 × 6 6 का क्यूब। तो आर के लिए कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। तो कितना आंसर हो जाएगा यहाँ तक करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यहाँ से आपका करेक्ट। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है ना, माध्यक बहुलक और माध्य के बीच हमें कुछ रिलेशनशिप गिवन है, कुछ समीकरण गिवन है। कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा समीकरण है जो कि सही है। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बता दूं कि क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है ऑप्शन नंबर 3 कि 3 गुना माध्यक या जिसको माध्यिका बोलते हैं वो क्या होता है, वो इक्वल होता है बहुलक प्लस 2 गुने माध्य के। एंड 3 गुना मीडियन इक्वल टू होता है मोड प्लस 2 गुना मीन के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट यहाँ से सी बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं का। तो पूछता कौन सा कथन सत्य है ना, कौन सा संबंध सही है। तो संबंध सही कौन सा है, 3 गुना माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 गुना माध्य। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है देखो कि वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आरेख को क्या बोलते हैं हम, है ना, वर्ग अंतराल तथा संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आरेख को खींचते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं त्वरण। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, ऑप्शन हो जाएगा डी, इसे हम बोलते हैं त्वरण। ठीक, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। दो क्वेश्चन और बच जाता है। क्या क्वेश्चन 39 में कर रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन कहता है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है ना, नहीं हो सकती है। तो आपको पता है कि जो प्रायिकता होती है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी और 1 के बीच लाई करती है, यानी 0 के इक्वल या उससे बड़ी और 1 के इक्वल या उससे छोटी हो सकती है, और कुछ नहीं हो सकता है। तो बात करें 2/3 कितना, 2/3 को लिखते हैं 0.666। ये नंबर 0 और 1 के बीच लाई करता है, तो ये हो सकता है। यहाँ लिखा -1.5, कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती किसी किसी चीज की प्रायिकता, मैं किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो हमसे पूछा था कौन सा नहीं होगा, तो वो ऑप्शन में बी है ना, बी नंबर कभी भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ लिखा था -1.5 और -1.5 कभी भी नहीं होता है। ठीक है, 15% होता कि नहीं, तो 15% लिखते हैं 15/100, वैल्यू सॉल्व करते हो जाएगा 0.15। तो ये भी हो सकता है, देखिए 0 और 1 के बीच लाई के बीच होता है, 0.7 भी 0 और 1 के बीच होता है, तो ये भी हो सकता है। कौन नहीं हो सकता था, तो नहीं हो सकता था वो ऑप्शन में बी था हमारा। कह रहा है यदि किसी घटना की प्रायिकता 0.5 है, 0.05 है, तो बताओ उसकी प्रायिकता पीई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो हमें पता है पीई नहीं होने की प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 माइनस पीई, है ना। तो लिखोगे 1 माइनस 0.05, कितना आ जाएगा 0.95। तो नहीं होने की प्रायिकता कितनी है 0.95। तो करेक्ट ऑप्शन कौन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से सी करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हो जाता है आपका
एंड हो जाता है, यानी दे एंड। ये आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हो गया, क्लास 10th बोर्ड का मॉडल सेट एमसीक्यू सेट 1 का सॉल्यूशन। बाकी जैसे और सॉल्यूशन आएगा हम आपको जल्दी ही वीडियो आपको का डिटेल्ड सॉल्यूशन हम आपको वहां पर बता देंगे।